वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तैनाती पर सियासी हलकों की जानिब से खैर मख्तम किया गया है और उनको एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत भी शुमार किया जा रहा है। अलबत्ता BNP मैंगल और ANP को इन पर एतराज़ है। इसलिए मौजूदा सियासी और माशी माहौल में क्या निगरान वज़ीर आज़म मुस्बत किरदार अदा कर पाएंगे और ख़ुद को तनाज़ात से बचा पाएंगे, ये एक सवाल है। सबसे ज़रूरी काम जो कि असल में निगरान हुकूमत के ज़िम्मे है वो साफ और शफाफ इंतखाबात का इनकाद है। क्या ये हदफ हासिल हो पाएगा? क्योंकि इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं होने वाले, ये तो वाज़े नज़र आ रहा है। ताहम इंतखाबी मैदान किसके लिए वसी और किसके लिए तंग पड़ सकता है, निगरान हुकूमत का इसमें बहुत अहम किरदार होगा। एक तरफ PMLN जो अपने कायद नवाज शरीफ की कानूनी रुकावटों के बावजूद उन्हें वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने की बातें कर रही है, तो दूसरी तरफ PTI जो चेयरमैन की नाअहली और जेल जाने के बाद नायब चेयरमैन की क़यादत में इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी या नहीं, इस पर भी शशो पंच का शिकार है। PTI के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है, जिसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो इसमें जो टूट फूट हो रही है, इसमें होने वाली टूट फूट है, और दूसरी रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद की सूरत हाल। क्योंकि 9 मई के वाक़यात ने मुल्क को वक्ती तौर पर नुकसान ज़रूर पहुँचाया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत खुद PTI चुका रही है। इसे अवामी बेजारी और उम्मीदवारों की कमी दोनों का सामना है। क्या ऐसे माहौल में होने वाले इंतखाबात को आइंदा सियासी इस्तेकाम का पेशखैमा कहा जा सकता है या नहीं, ये बातें तमाम बातें जो हैं ये अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, साथ ही साथ हमें सना बुच्चा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सना से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। सर, पिछले हफ्ते हम बल्कि बिगिनिंग ऑफ दिस वीक हम ट्रांसमिशन जब कर रहे थे तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि हमने तो शर्तें लगाई हुई थी, खानों की शर्तें लगाई हुई थी हमारे मुजम्मिल सूरवर्दी साहब हैं उनके साथ, और शर्त ये थी कि जी जलील साहब जो हैं वो बनने जा रहे हैं, वो तो निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, खाना हमें जो है वो पड़ गया है। Were you as surprised as I was yesterday जब ये हुआ? Because you know, I mean, there are no qualms about it कि he is a dark horse. He came out of nowhere. Yes, this was a wild card entry and मारिया मुझे हैरत इतनी नहीं हुई, और मतलब 2 सेकंड के लिए हुआ, but as soon as like you know हमें पता चला कि कौन है, और जाहिर है कि when we put the whole you know हमने thread in किया और तमाम तर चीज़ों को देखा, तो जाहिर है कि obviously he was a good choice. He has the right balance of you know representing the Baloch and the Pashtuns in Balochistan. He is a senator, और लेकिन बाप पार्टी से ताल्लुक़ है, बाप पार्टी किसने बनाई थी वो भी हमें पता है। और उसके बाद अभी आपको याद होगा माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे थे या कम से कम मुनज़्ज़म होने जा रहे थे, फिर ख़त लिखा गया बिज़ेंजो साहब ने जो लिखा था जरदारी साहब को कि आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड एंड इलेक्शंस के बाद देखेंगे फलां टमकान। सो एनीवेज आई थिंक दैट ही इज़ वेरी मतलब ही इज़ आउटस्पोकन। उनको ये लगता है कि इल्ज़ाम तराशी जो है, अभी भी उनका अगर आप बयान देखें तो इल्ज़ाम तराशी करना जो है वो सुल्तान राही बनने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह भी उन्होंने हाल ही में कहा भी है। तो मेरा ख्याल है ही इज़ मतलब वो कहते हैं ना एक रिप्रेजेंटेशन तो उनकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ही इज़ ऑल्सो वेरी कॉशियस। मतलब ही डजंट लाइक टू, वो बहुत ज़्यादा वो लोगों को यू नो ऑन द रॉन्ग साइड नहीं टच करते। तो मेरा ख्याल है कि यू नो बट अगेन बलोचिस्तान मादनियात यू नो अभी 6.something बिलियन डॉलर्स की हमारे पास जरा मादनियात है, अभी उनको भी डिग करना है। बलोचिस्तान की महरूमियाँ भी हैं, और एक तो मुझे शदीद एतराज़ है कि छोटा सूबा छोटा सूबा छोटा सूबा, ये छोटा सूबा क्यों है? रकबे के हवाले से इट्स द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। दूसरा कि आपकी आबादी वहाँ पर भले कम होगी, लेकिन उनकी बहुत सारी महरूमियाँ हैं, और आई होप कि कोई जाहिर है कि मुतहदा तौर पर जो रिप्रेजेंटेशन है और वो सब लोग अग्री कर लिया, इत्तेफाक हो गया, वेल एंड गुड। लेकिन क्या बलोचिस्तान की महरूमियाँ एक निगरान वज़ीर आज़म ठीक कर सकता है, एड्रेस कर सकता है? और ये निगरान सेटअप 90 डेज चलेगा या नहीं चलेगा? जाहिर है द क्वेश्चन आपको ये याद रखना चाहिए कि इन एनी केस आपको अग्रीमेंट तो चाहिए, आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है यानी कि आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, तो उन्होंने भी अग्री किया होगा, इन्होंने भी अग्री किया होगा, लेकिन राजा रियाज साहब ये नाम नहीं ला सकते, ये तो मैं आपको बता दूं। चले मैं ज़रा आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर ज़िया साहब, कल ना जिस वक्त हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो उससे पहले जो ये नाम सर्कुलेट कर रहे थे तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। संजरानी साहब यू नो बड़ा ज़ोरों शोर से उनका नाम आ रहा था, बल्कि मैंने जब परसों प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया तो उसमें प्राइम मिनिस्टर भी ना हाँ कर रहे थे ना कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा फिर ना समझूं, तो कहते नहीं मैंने ये नहीं कहा। सो वो लग रहा था कहीं संजरानी साहब जो है वो टॉप रनर्स में से जो हैं वो एक हैं।
अभी बात ही हो रही थी, मैं किसी ने सजेस्ट की संजरानी इनका नाम आ रहा है, काकड़ साहब का नाम आ रहा है। मैंने कहा नहीं, बड़ा मुश्किल है। एंड आप यकीन करें कि लिटरली 10 मिनट के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो चल रही थी, हेडलाइंस चल रही थी कि जी वो इत्तेफाक हो गया है और काकड़ साहब का नाम जो है वो अनाउंस हो गया है। तो हम तो मतलब अगेन सना वाली बात, हम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड भी थे, लेकिन इतनी हैरानगी वंस यू डू द मैथमेटिक्स एंड यू कनेक्ट द डॉट्स, तो यू अंडरस्टैंड कि क्या है। आपका क्या तासुर है इस पे? पहली बात हुई कि जिस तरह आपने शर्त लगाई हुई थी जलील अब्बास जिलानी साहब पे, हमने भी उन्हीं के नाम को बैट कर रहे थे, लेकिन सचमुच की शर्त नहीं लगाई थी, सचमुच की शर्त नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरा तजर्बा ये कहता है कि आखिरी घंटे में भी नाम तब्दील हो जाते हैं। तो मुझसे जो पूछ रहे थे, मैंने कहा सबसे मजबूत नाम जो है जलील साहब पे, लेकिन आखिरी 2 घंटे में क्या होता है हमें नहीं पता। तो ये मैं अगली दफा याद रखूंगी, है ना, ये जुमला आप याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम यकीनन देखे ना, जो भी नाम ज़ेरे गर्दिश थे उसमें नाम नहीं था। ये कुर्रा फाल अचानक निकला, लेकिन अचानक से मुराद ये नहीं कि अचानक मेरे और आपके लिए होगा, मीडिया के जो पहलवान है उनके लिए होगा, लेकिन जिन लोगों ने फैसले करने और जो उनको पता होता है पूरे, उनके लिए नया नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने पहले से बहुत सारी चीजें सोची भी होंगी। आप ये देखिए नाम क्यों इसकी, कहीं से आपने देखा इस पर तनकीद नहीं हो रही है। हर मतलब नहीं, 2 क्वार्टर से हो रही है, 2 क्वार्टर से हो रही है। मेन प्लेयर्स की हम बात करें, मतलब वो जो छोटे प्लेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो वहाँ की अपनी इंट्रिकेट पॉलिटिक्स होती है बलूचिस्तान की, कि उसमें मतलब है। फिर उसी तरह, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान की बात करिए, मेरी डॉक्टर मालिक साहब से बनफसरदी खुद बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा फैसला है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। मेरी भी कुछ बलोच कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं से बात हुई इसके बाद, और उन्होंने इसको कहते हैं ना थम्स अप किया है। एक बात, अगर आप ये देखें कि ये फैसला क्यों करना पड़ा, एक तो बिल्कुल ये बात है कि जी गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, इसके ऊपर एक कंसेंसस है। हमारे सियासतदानों का इसरार था बहुत सारों का कि जनाब कोई सियासी शख्सियत आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उनको खतरा ये था कोई टेक्नोक्रेट आएगा तो पता चला कि लंबी इनिंग्स ना हो जाए बहुत ज्यादा ना। तो उनकी भी ख्वाहिश का एहतराम किया गया, वो ख्वाहिश पूरी की गई, लेकिन ऐसी सियासी शख्सियत को लेकर आए कि जो मतलब है, मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी मामलात की बड़ी एक्सपर्ट है। हमने आपने कई मतलब उनसे गुफ्तगू की है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो बलूचिस्तान की, उसमें वो पाकिस्तान का केस बड़ी मजबूती से पेश करते हैं काकड़ साहब, ठीक है। फिर आप ये देखें कि फॉरेन रिलेशंस के मामलात में उनकी बड़ी गहरी नजर है। और मुझे याद है कि जब मैं इस्लामाबाद में होता था आपकी शागिर्दी में, तो उस जमाने में आप याद करें कि इनकी एक शोर उठा था पीटीआई के दौर में कि ये जो है स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स बनने वाले हैं। वो खैर फैसला नहीं हो सका, तो सब भी इनका नाम कंटेंशन में था कि एज ए कंटेंडर था, लेकिन पीटीआई हमेशा बाद औक़ात अच्छे फैसले नहीं कर पाती थी, मतलब सोचते समझते थे, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। तो एक देखिए पीटीआई ने इसकी तारीफ की है, पीपल्स पार्टी मतलब है अपेरेंटली ठीक है, नून लीग कॉशियस है, मतलब है नून लीग के अगर 1-2 रहनुमाओं से बात करें, उनमें से बाद लोग इसको एक मुस्बत सिग्नल के नहीं तौर पे देख रहे, लेकिन इसका इजहार अभी खुल के नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदेशे ज्यादा हैं। उसकी वजह आप ये देखें कि अगर काकड़ साहब का अगर आप वो देखें ना कि सियासी जो उनका किरदार रहा है कि इन्होंने काफ लीग पे इलेक्शन लड़ा, उसके बाद ये नून लीग में आए, फिर ये उस ग्रुप से इनका ताल्लुक था कि जिन्होंने अलम बगावत बुलंद किया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, ठीक है ना। उसके बाद बाप पार्टी बनाने का जो सेंट्रल आइडिया था वो ही इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो आई थिंक ही इज द राइट चॉइस। और कई लोगों की रातों की नींद उड़ गई होगी क्योंकि अभी यंग पॉलिटिशियन है और आप देखिएगा इनके लिए आगे भी फिर रास्ते खुलेंगे और हम निकल आए। वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हमेशा आते थे ना, वही गिने चुने चेहरे, उससे बाहर आए ये शब्द, और मिडिल क्लास का है, तो ये मेरे ख्याल में इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अहम जो है वो मुलाकातें दुबई में हुई और बैठकें हो रही हैं और फाइनलाइज हो रहे हैं, वहीं से नाम आएगा, लंदन से नाम आएगा, और सना कह रही है कि मैं तो वैसे कहना चाह रही थी शायद राजा रियाज साहब बाजी लेके, सना कह रही है राजा रियाज की तरफ से नहीं आया। देखें, बात यह है कि जिस तरह से भी आया, इट इज अ वेरी गुड चॉइस। ऑनेस्टली मैं बताऊं, पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज खत्म हो गई। कभी में वो इसाक डार का नाम आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है, वो खत्म हो, उसके वजह जो कंट्रोवर्सी होती है वो आप समझती हैं। और इस मौके पे जबकि आपने गवादर पोर्ट और प्रेशराइज हो रहा है, आपका सीपैक बन रहा है, बीएलएफ की प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में और प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके साथ फिर ये बहुत ही आपने सेनेट में देखा, इनका रोल बहुत ही अच्छा रोल था, बहुत अच्छी बात की, कॉन्ट्रीब्यूशन की फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में, फिर फाइनेंस ये साथ मेरे में एक और में भी रहे हैं, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते रहे हैं जी। और उसके बाद इस वक्त जो बलूचिस्तान में महरूमी का एक सिलसिला चलता है जी कि वो जॉब नहीं मिलती, ये नहीं मिलते, नाउ ही हैज़ अ टाइम टू कंट्रीब्यूट अ लॉट।
और कथा कलामी की माफी ब्रिगेडियर साहब, हाउ कैन ही कंट्रीब्यूट, बिकॉज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये मैंडेट तो नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक्स के लिए हाँ बहुत अच्छा है कि छोटा सूबा तो नहीं, मतलब एक पसमानदा सूबा रिलेटिव टर्म्स में अगर आप देखें उसको आपने जो है नुमाइंदगी दी है, लेकिन ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है। बट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का रोल ये तो नहीं है कि वो नौकरियां दे या वो इस तरह करे, अनलेस कोई एक लार्जर रोल उनके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है या चीज़ें आगे की तरफ निकलेंगी और मोहसिन नकवी साहब की तरह इनका भी कोई रोल ज़्यादा होगा। नहीं, देखें इसमें बात यह है कि अभी 6 महीने में आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत आनी है। आपके सामने 2 दफ़ा सऊदी माइन मिनरल्स के मिनिस्टर आए हैं, बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट हेवीली इन बलूचिस्तान इन, और $6 ट्रिलियन की आपके पास वहाँ पर जो नेशनल रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान के अंदर उसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। तो बीइंग अ बलूचिस्तान से वहाँ से बलूचिस्तान से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए। कभी कहते हैं मेरी एम ये नहीं होगा, यहाँ सिक्योरिटी इशूज़ होंगे, ये प्रॉब्लम होंगी, तो उस कॉन्टेस्ट में फिर ये कॉन्टीन्यूटी जो हमने कहा 6 महीने में क्यों पावर भी दी गई है इनसे केयर टेकर मिनिस्टर को, ताकि ये जो आपने इसमें तसलसल कायम रहना चाहिए, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। ये चीज़ों के अंदर मेरे ख्याल में काकड़ साहब अपना रोल अदा कर सकेंगे, और उसमें मेरे ख्याल में क्योंकि आर्मी का भी रोल है, आर्मी इन्वॉल्व है इन चीज़ों के अंदर, तो इट शुड बी वेरी गुड कोऑर्डिनेटेड, बजाय इसके कि वो नवाज शरीफ वहाँ से कुछ ऑर्डर्स पास कर रहे होते, पीपल्स पार्टी अपनी कर रही होती, जो इनका अगर सिलेक्टेड किया होता पॉलिटिशियन, तो उस कॉन्टेस्ट में, और देखें पूरे मुल्क में किसी ने भी उनकी बुराई नहीं की है, नोबडी हैज रिजर्वेशन। जब लेस एक अख्तर मैंगल साहब हैं, एक वहाँ पर एमन वली ने बात की है, जो कि वो इंटरेस्टेड पार्टी उनके अपने इंटरेस्ट हैं, तो उस लिहाज से हम देखा जाए तो ये मॉडरेट रोल करेंगे, और साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो रोल है उनका ख़ास तौर पे इस वक्त जो ज़राअत में, माइंस में, IT में, उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन में, ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है, $15-20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी है विद इन अ ईयर और सो, तो उसके लिए मेरे ख्याल में चलें इट्स ए गुड स्टेपिंग स्टोन, वी शुड होप के, और साथ इलेक्शन जो है होने हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, बट दे शुड अपना जो रोल अदा करना है वो उनको ज़रूर अदा करना चाहिए। सना साहिबा, बिल्कुल अगेन बात वही है कि बलूचिस्तान को, अगर आपने बलूचिस्तान को नुमाइंदगी दी है, वहाँ से चूज़ किया है, बड़ा एक अच्छी चीज़ है, ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है कि आप ब्रिगेडियर साहब की बात से मुत्तफिक हैं कि जो वहाँ पे महरूमियाँ हैं वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं, जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट आनी है उससे जो है वो इनको मुंसलिक किया जा रहा है, या फिर आप ये समझती हैं कि इनका मैंडेट जो है वो केयर टेकर से आगे जाएगा, ये मतलब जो केयर टेकर का एक डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम है उससे आगे जाएगा? मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होगा पाकिस्तान की तारीख में कि सेनेट के चेयरमैन बलूचिस्तान से, निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जब हल्फ लेंगे तो वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये 3 लोग अगर ये बड़े बड़े ओहदों पर बैठ के भी अगर चेंज ना ला सके बलूचिस्तान में, तो फिर ये बड़ी हमारी एक डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की सियासत जो है वो उसका जो असल चेहरा है वो सामने आ जाएगा। लेकिन माजरत के साथ अभी आप लोग कह रहे हैं कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, मुझे इस बात पर बड़ा शदीद एतराज़ है कि जो बलूचिस्तान की एक जमात है जो कि जिसकी रिप्रेजेंटेशन उतनी ना सही उससे कम हो, वो है सेनेट में भी पार्लियामेंट में भी, और जब आप उनको उनके 6-7 वोट आपको चाहिए होते हैं तो अख्तर मैंगल साहब से जाकर मिलते हैं व्हेन ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, एंड व्हेन नवाज शरीफ इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो उनके वालिद का अफसोस करने भी वो जाते हैं, एक पोजीशन लेते हैं, एक वाज़े तौर पर आपको ऑप्टिक्स नजर आते हैं कि देखो वी स्टैंड विद देम एंड वी डोंट स्टैंड विद द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो वो बड़ा एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ उस वक्त अपनाते हैं, और अब जब क्योंकि उनके हालात ठीक हैं, वो आंख का तारा, वैसे तो उन्होंने तंजिया तौर पर कहा है, लेकिन अगर आंख का तारा है शहबाज शरीफ साहब, तो अब वो जो मैंगल साहब हैं आज वो कह रहे हैं कि हमारे दरमियान और नून लीग के दरमियान मजीद जो फासले हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो बलूचिस्तान की महरूमियां ना आप समझ सकती हैं ना मैं समझ सकती हूँ, ब्रिगेडियर हारिस साहब की भी अपनी सोच होगी, लेकिन मैंगल साहब जो बलूचिस्तान में रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इतनी कोशिश भी करते हैं, कभी किसी को बना, कभी किसी को बना, कभी कहाँ कोई मुआहदा तय कर, कभी कोई कहाँ मुआहदा तय कर, इफ ही इज नॉट हैप्पी विद द कैंडिडेट दैट यू हैव चोजन, तो देन मतलब थोड़ा सा तो आपको सोचना चाहिए ना कि क्या वजह होगी कि सिर्फ मुशावरत नहीं की, कोई नाम अपना दे कोई होगी, तो उन्होंने नहीं दिया था, नाम नहीं दिया था उन्होंने, जब उनसे कहा कि नाम दे अपना कोई कैंडिडेट, आप अपने जो है वो नाम दें, उन्होंने नाम नहीं दिया था।
because he thought it was an exercise in futility, मारिया। और ये कल नाम किधर से आया है, किसने अनाउंस किया था, क्या आप बता सकती हैं मुझे? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वाज ऑफ द व्यू पॉइंट कि अभी तो नहीं आएगा, अभी तो 8 दिन है, 3 दिन का बाद गुजरने के बाद होगा। तो ये नाम शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, आई एम नॉट श्योर ये नाम किधर से फ्लोट हुआ, कैसे ये अनाउंसमेंट हो गई, किसने की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, कोई वजीर आजम के तरफ से कोई खत जारी हुआ, कोई उनकी, मतलब मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो आप मुझे बता दें। लेकिन अचानक से हुआ कि जी वो न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई कि काकड़ साहब जो है वो निगरान वजीर आजम होंगे। तो मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब को भी पता था या नहीं पता था कि अनाउंसमेंट हो जाएगी, राजा रियाज साहब को भी पता था या नहीं पता था, आई डोंट नो। लेकिन इस मुल्क में जिस तरह से मामला चलते हैं, हम ओब्लिवियस तो नहीं हो सकते, हमें एतराज भी कोई नहीं है, लेकिन हम ओब्लिवियस नहीं हो सकते। मुझे आप ये कहेंगे कि ये काला रंग है, ये सफेद रंग है, आई अंडरस्टैंड, मैं ग्रे में पढ़ना नहीं चाहती, मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन है, आपको पता है क्या सिचुएशन है, हमें भी पता है क्या सिचुएशन है। अब हमें कोई एतराज भी नहीं है क्योंकि जमहूरियत तो वैसी कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग जो मर्जी करें। लेकिन ये कहना कि बस जी ये तो बड़े जबरदस्त हो गए हैं और ये क्या मुल्क को यहां से वाले जाएंगे, भाई हमारी मुंतखब हुकूमतें नहीं लेके जा सकी तो ये निगरान वजीर आजम ले जाएंगे। अगर निगरान से वो परमानेंट बनने लगे हैं या सेमी परमानेंट बनने लगे हैं तो फिर वो अलग बात है। That's exactly what I was hinting at. आमिर साहब, मारिया, I want to say, जी ब्रिगेडियर साहब क्विकली जी। सना ये कह रही थी जो 3 नाम जो अपोजिशन ने में इनका नाम था, और उसके बाद जब दोबारा जब उन्होंने कंसिडर किया जाके शहबाज शरीफ से, फिर उन्होंने आके कहा कि आपके इन 3 में से नंबर 1 कौन सा है, देन ही सेड कि नंबर 1 इज ये अनवर काकड़, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा यस एग्री, दिस व्हाट हैज हैपेंड। अच्छा आमिर ज़िया साहब, आप मुस्कुरा भी रहे हैं तो आपकी तरफ ये सवाल भी लाना चाहूँगी, जो सना ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं वो तो जो परमानेंट गवर्नमेंट्स हैं, आपने देखा आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, पुरअमर बलूचिस्तान, हर हुकूमत आके एक नया पैकेज देती है, लेकिन वहाँ पे कितनी तब्दीली आई है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। अब इनसे मुंसलिक करना और इनसे जोड़ना कि जी महरूमियाँ ये कम करेंगे, अगेन क्या किसी लार्जर रोल की तरफ जो है ये इशारा कर रहा है? अच्छा, पहली बात तो देखिए महरूमियों की बात, इसमें यकीनन जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट्स रही हैं माजी की, उनका एक किरदार है, उनको आप तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तनकीद का निशाना जो है वो बलूचिस्तान के सरदार भी हैं, बिल्कुल है। वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आई हैं वो भी हैं। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि इस फेलियर के पीछे, उनके दुखों के पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर है, और फैक्टर जो है वो इस्लामाबाद है, यकीनन उसका कसूर है, और उसमें वो कसूर तो फिर सिंध के लोग भी कहेंगे, पंजाब के भी कहेंगे। ज़ाहिर है कि हमारे गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, उसमें हर इलाके के लोगों को कोई ना कोई शिकायत है, क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है और हमारी आबादी माशाल्लाह बढ़े चली जा रही है, उसमें हम खुशी मनाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ मसला है। बलूचिस्तान का मसला मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के सरदार बहुत बड़ा मसला है, तरक्की की राह में, रिफॉर्म्स की राह में। उसकी जो असेंबली को बलूचिस्तान की हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, उसमें ज्यादातर वो सरदार आते हैं कि जिनके बारे में आपको पता होता है कि यही आएंगे, और फिर जो उनका मिजाज होता है, जिस तरह से बदनवानी में मुलविस होते हैं कि एक नौकरी जो है वहां पर बिक रही होती है और बड़ी महंगे दामों बिक रही होती है, तो उसके बड़े अजीब व गरीब वाकयात हैं। अगर आप मुझे मौका देंगी मैं आपको सुनाऊंगा ये वाकयात, ठीक है ना, कि किस तरह से ये चीजें हुई हैं। फिर मुझे याद है अब वो अकबर बुगटी साहब जब हयात थे, वो कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसी जमाने में एक राज़िक बुगटी साहब हुआ करते थे, जो कि बुगटी के वर्किंग क्लास के आदमी थे, उनको बाद में शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया था कोयटा में। उन्होंने उनके खिलाफ नॉमिनेशन पेपर भरे, तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने नहीं दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये सरदारों का रोब और हैबत होती है कि वो अपने खिलाफ, अगर वो चाहें, एक जमाना था कि इलेक्शन नहीं लड़ने दिया करते थे, बहुत पुरानी बात नहीं, मैं 90s की बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हम सिर्फ ये कहते हैं ना, फिर अब सरदार अफसर महंगल हैं, वो ठीक है नुमाइंदगी करते हैं, दुखों पे बात करते हैं, बट मैंने उनसे एक मतलब इंटरव्यू हो रहा था और मैंने जिसारत की, मैंने कहा जी हम तो समझते हैं कि आप लोग भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मुसलसल कहे जा रहे थे, सेटलर्स के खिलाफ बात कर रहे थे, फला के खिलाफ बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके जो हैं बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ज़ाहिर है बलूचिस्तान के स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे थे, वो मतलब कराची में कोई पढ़ रहा था, कोई कुछ था। तो मैंने उसको ये कहा था उनसे कि आप क्यों नहीं चाहते कि तुर्बत के अंदर, गवादर में, कोयटा में ऐसे तालीमी दरसगाहें हों कि पूरे मुल्क से वहाँ पे बच्चे तड़प रहे हो आने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। आप जो जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें मुकाबला होता है कि हम कहाँ से कैपिटल जो है लेकर आए, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आए, ताकि आप तरक्की कर सकें। दुनिया भर में ये रिवाज है। आप अगर इनका जो रवैया है जिस तरह का कि वो कहेंगे नहीं जी, तो ये कि खुद भी नहीं वहां पे काम करने देंगे, कोई बाहर से आके काम करना चाहेगा उसको भी नहीं करने देंगे, तो बाहर बोलना नहीं चाहिए, ज़ाहिर है कि अपना मुल्क है, जिस तरह
तमाम लोग कराची आके काम करते हैं, देही में आके वो सेटल हो जाते हैं, पंजाब में वो है, तो उसी तरह बाकी मानदा मुल्क के अंदर भी होना चाहिए, कश्मीर के अलावा जब जिसको स्पेशल स्टेटस हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो वहां पर अब तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इन पे बहुत बड़ी तनकीद बनती है, और ये इसको एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल करते अपने लोगों का गुस्सा जो है ये मिसडायरेक्ट कर देते हैं इस तरफ, मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ या सिर्फ वो है वफाक की तरफ। तो वहां पे जाहिर है कि फिर हमें पता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स वहां पर खेल रहे हैं, वहां पर मतलब है कि जो एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं एक बार इंटरव्यू कर रहा था एक माजी के गुरिल्ला कमांडर से बलूचिस्तान के, वो कह रहे थे हमारे जमाने में तो हमारे पास खाने पीने को पैसे नहीं होते थे 70s में जब इंसर्जेंसी हो रही थी, अब यहाँ पर जो है डॉलर के अंदर जो है तनख्वाहें दी जाती है जो लोग अब इंसर्जेंसी में मुलविस हैं, और उनको किस तरह मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपकी तरफ ये आपका कंप्लीट जो है चीज़ लेती हूँ, मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आती हूँ, जो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप साहब क्विकली अपनी बात आप खत्म कीजिए, फिर आगे चलती हूँ। मैंने तकरीबन बात अपनी मुकम्मल कर ली, सिर्फ आखिरी जुमला जो मैं कहूँगा, आखिरी जो मेरा नुक्ता है वो ये कि देखिए जैसे आप फरमा रही थी कि अब सेनेट के चेयरमैन जो हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, इंशाल्लाह जल्दी के जो चीफ होंगे उनका ताल्लुक होगा, ठीक है ना। तो ये तमाम जब लोग होंगे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? एक तो ये होता है अगर ये अपने सूबे की अच्छी नुमाइंदगी करेंगे तो वहाँ के लोगों के दुख दर्द को कम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप वजीर आजम होते हैं तो आप ऐसी स्कीम शुरू कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे बेरोजगार लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं है उस सूबे की, और बहुत ही अमीर सूबा है वो, ठीक है ना, उसमें वसाइल बेतहाशा हैं, उसमें आप 2-4 अच्छे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप लोगों को नौकरियां दे रहे होंगे। और मतलब है, और हमारे यहाँ तो बाकायदा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पाकिस्तान पेट्रोलियम की फील्ड होती थी, OGDCL की फील्ड्स के ऊपर, मतलब है कि वहां पर जो कारकुन लोकल काम करता था या करता है उसको एक हिस्सा जो है अपने सरदार को देना पड़ता है। आप सोचिए, तो जब तक आप इस सरदारी निजाम को, प्रेसिव सरदारी निजाम को दोबारा एजेंडे पे नहीं लाएंगे खात्मे के लिए, और वहाँ के लोगों को आजाद नहीं करेंगे, तब तक मसाइल सॉर्ट आउट नहीं होंगे। ठीक, नहीं होंगे। बिल्कुल। मैं जरा सना की तरफ चलती हूँ। सना साहिबा, अब आ जाते हैं जो मेन मैंडेट है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, वो ये है फैसिलिटेट करना फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। क्या आपको लग रहा है कि इसमें किस हद तक वो कामयाब नजर आएंगे? देखें, साफ़ और शफाफ और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात के लिए आपको ज़ाहिर है कि एक निगरान वज़ीर आज़म से ज़्यादा आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है, जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ना बना है, ना बनने दिया गया है, ना इसको बनाने वाले संजीदा हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी हर चीज़ बिल्कुल अप इन दी एयर है। सेंसस होगा नहीं होगा, 2/3 अक्सरियत चाहिए नहीं चाहिए, आपका रिव्यू जो आपने एक पिटिशन जो आपका बिल मंजूर किया था उस पर फैसला महफूज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला भी सुना दिया है। अब आया कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, नवाज शरीफ साहब की वापसी, क्या कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम होगा या कोई कानून के दायरे में आएंगे, क्या वो जेल जाएंगे, क्या वो आके अपना केस लड़ेंगे, वेयर विल द स्टोरी बिगिन एंड वेयर विल इट एंड। तो उसके बाद जो चेयरमैन PTI हैं वो भी आपको पता है कि वो भी हिरासत में है, फिर एक डायरी मुबैना तौर पर सामने आ गई है, बुशरा बीबी की हरकत सामने आ गई हैं। अब तमाम तर मामलात जो हैं वो बड़ा सादगा से लगते रहे हैं कि आपने किसी को माइनस करना है और किसी को प्लस करने की कोशिश करनी है। अब आपसे मुराद मेरी तमाम लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, नाम नहाद जो जमहूरियत चला रहे हैं उनसे भी, और जो सेनेट के मेंबरान हैं उनसे भी। मतलब आपका एक रिव्यू जो ऑर्डर है वो अगर वो उसके खिलाफ तो आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो कानून साजी आप खुद कर रहे हैं उसके लिए कौन बोलेगा जी? ये जो 112 आप लोगों ने बिल आखिरी 2 दिन में मंजूर कराए हैं, जो शाम 5 बजे तक 48-49 पे पहुंचे थे, उनमें से आधे लोगों को तो बिलों का पता ही नहीं है, बस मजाक एक हुआ है। और ये याद रहे कि ये लोग वो लोग थे जो कहते थे कि वो बिल मंजूर कराने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी को एब्सेंट कर रहे हैं, किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी का फोन कर रहे हैं, कोई जाके ये सब कुछ कर रहा है। तो अब कौन कर रहा है जी? अब आप लोग खुद ही माशाल्लाह पेश हैं इसमें। तो मेरा ख्याल है कि साफ और शफाफ इंतखाबात एक ख्वाब है, और वो ख्वाब में से जब हम जाग जाएंगे तो हमें एहसास होगा कि ये तो हमारे साथ हैंड हो गया है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि इलेक्शन को इस तरफ ना लेके जाएं कि लोग वोट करने ना निकलें जिस दिन आप दिन डिसाइड करें, क्योंकि आप अगर बल्ले का निशान हटाएंगे तो मुझे बता दें उसको रिप्लेस कैसे करेंगे। PTI की
अपनी जमातें जो हैं, जो उन्होंने खटक साहब की अलग जमात बन गई है, इस्तेहकाम में पाकिस्तान है आजकल, आज जहांगीर तरीन साहब भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छा नाम सामने आया है। जब ये नाम इनके गले पड़ेगा तो फिर हम उस दिन पूछेंगे कि कल बड़ी अच्छी बात एक किसी ने कही, सलीम बुखारी साहब ने, उन्होंने कहा पहले तो था पता चल जाए, अब इनको लगना पता जाए। तो ये सूरत हाल मेरा ख्याल है साफ शफाफ इंतखाबात उनके हाथ में नहीं है, उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन ना लगाएं तो बेहतर है। राइट ब्रिगेडियर साहब, अब जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तो अनाउंसमेंट हो गई, अब जो केयर टेकर कैबिनेट है वो आपको क्या लग रहा है कि क्या पीडीएम की एक्सटेंशन ही होगी या वो भी कोई मतलब सरप्राइजेज ही आएंगे? मेरे ख्याल में ये भी काफ़ी नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए। वैसे भी अच्छे टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्टर की हम बात करते हैं और इस तरह के जितने लोग भी हैं, क्योंकि देखें इस वक्त बेसिकली जो ये अगर जैसे कह रहे हैं कि फरवरी मार्च में इलेक्शन होते हैं बिकॉज सेंसेस और डिलिमिटेशन की वजह से, इसमें आपको IMF वर्ल्ड बैंक से भी आपको एक और इंस्टॉलमेंट मिलनी है, फिर इसके साथ आपको एग्रीकल्चर में, फिर उसके माइंस मिनरल में, इसमें पैसे और इन्वेस्टमेंट होनी है। ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज बहुत सीरियस इंटरेस्टेड हैं कि $15-20 दे वांट टू इन्वेस्ट। मकसद ये है कि इस दौरान में कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई हम ये नहीं कहें कि केयर टेकर की वजह से सारे ये भी हम वेस्ट कर इन्वेस्टमेंट नहीं हम करने दे रहे, पहले नई हुकूमत आने दें। दैट इज़ अ पर्पस के मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि ये बड़ी बैलेंस लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन या जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को भी जो कैबिनेट बनानी है, बड़ी बैलेंस अच्छी बनानी चाहिए, जिसमें अच्छे लोग हों जो कंट्रीब्यूट कर सकें कि इसमें जो 6 महीने का जो गैप अगर आता है इसमें कोई ऐसा ना हो कि हम करें। देखिए इलेक्शन कमाना इलेक्शन कमीशन का काम है, लोग उनके होंगे, इन्होंने सिर्फ एक कंडूसिव एनवायरनमेंट टू कंडक्ट फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन देने हैं। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उन्होंने बाहर खड़े होना है बोर्ड से जो आपको सिक्योरिटी देनी है। डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन अब इस वक्त कितना अच्छा काम करता है, दैट डिपेंड्स। चीफ इलेक्शन कमीशन को जितनी क्रिटिसाइज हुआ है क्या वो अपने इमेज को रिट्रीव कर सकते हैं, ये उनकी अपॉर्चुनिटी है। रेस्ट एश्योर के एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई रोल इलेक्शन में नहीं होगा, इट विल बी उनके साथ बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस दिए जाएंगे ओनली टू एन एक्सटेंड के वो इलेक्शन ठीक हो। आगे रिजल्ट कैसे अनाउंस करना है, नए कवानीन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ गई हैं, बना ली, कैसे रिजल्ट होना है वो उसको फॉलो करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रिमेन्स टू बी सीन कि कितने जो हैं वो खुद मुख्तार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। वो बातें तो बहुत होती हैं, हमने कागज़ काले कर लिए हैं उनको खुद मुख्तार करने के लिए, लेकिन क्या वो बेचारे खुद मुख्तार हो सकते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ ज़्यादा होप्स नहीं है। आमिर ज़ैद साहब आपकी तरफ आऊँगी। अभी बात हो रही है कि जो चेयरमैन PTI का फ्यूचर और जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं माइनस चेयरमैन PTI की तरफ बातें हो रही हैं, उस पर राजा रियाज साहब ने क्या बात की वो आपको सुनवा देती हूँ और आपका आंसर ब्रेक के बाद आके लेती हूँ। ज़रा प्रोड्यूसर साहब सुनवा दीजिए और फिर ब्रेक ले लेते हैं। चेयरमैन PTI को माइनस कर देंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके आमिर ज़ैद साहब से इसका जवाब लूँगी कि उनका क्या इस बारे में, उनके क्या परसेप्शन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर ज़ैद साहब, स्प्लिंटर ग्रुप्स बहुत हो गए, IPP भी आ गई, उसके बाद जो है वो खटक साहब की भी अपनी जमात आ गई, साथ ही साथ कुरैशी साहब पे भी जो है वो इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या चेयरमैन PTI माइनस हो गए हैं और क्या ये आर्जी माइनस हुए हैं या मतलब ताहयात माइनस हुए हैं? देखिए जो हमारा एक कहते हैं ना सियासत की अभी तक की रिवायात रही हैं वो ये है कि पाकिस्तानी सियासत रिवॉल्विंग डोर की तरह है, उसमें लोग आते हैं फिर निकलते हैं, फिर एग्जिट के बाद दोबारा एंट्री हो जाती है। अभी तक तो यही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन सेइंग दैट हमें समझना ही चाहिए कि साबिक जो वजीर आजम है इमरान खान साहब, उनके सामने उनके लिए बड़े पेचीदा सूरत हाल है, उनके सामने तवील लीगल बैटल्स हैं, एक ही नहीं है कि जिस केस में वो इस वक्त अंदर है, उसके अलावा भी दीगर केसेस हैं, तो उसमें वो उलझ के रहेंगे। 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, अगर छूट भी जाते हैं तब भी वो फौरन जो है इलेक्शन के लिए मतलब है वो मैदान में नहीं आ सकेंगे, और क्योंकि वक्त इतना कम है तो लेकिन क्या पार्टी पीछे से चला पाएंगे? ये वो तो चले ना भी हो। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो ये तो एक बात हो गई ना कि उनके लिए बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है फिल वक्त, कोई मौजूदा हो जाए तो एक अलग बात है। दूसरी बात ये कि PTI को चलाने के लिए अगर फर्ज करें कोई किस्म की अंडरस्टैंडिंग होती है, मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग का दौर आने वाला है हमारी, है ना।
कि आपने देखा होगा कि केपी के अंदर जो है जो मुतनाज़ा कैबिनेट मेंबर्स उनको बाहर कर दिया गया ना, हो सकता है कि कल पंजाब में भी इसी तरह की चीज हो रही है और ऐसे लोग लाए जा रहे हो कि जो मिडिल ऑफ द रोड हो, जिसकी वजह से सियासी हिद्दत में कमी आए। तो अगर मतलब है कि उनको थोड़ा सा स्पेस देते हैं कि ठीक है आप डिस्क्वालीफाई हैं, लेकिन जाहिर है कि पीटीआई एक बड़ी जमात है, मकबूल जमात है, चारों सूबों में उसकी जड़ें हैं, तो उस बल्ले को जो है बैलेट के ऊपर होना चाहिए। अब वो बैलेट में होने के लिए अगर इस बात में रजामंद में ये हमारा मफरूजा हो सकता है कि उसमें कि वो पीछे बैठकर मतलब है कि वो कहें ठीक है ये मेरी पार्टी है, इसको आप लोग सपोर्ट करें, उसके लिए बयानियां बनाएं और इसमें नई क़यादत जो है यानी कि जो उनके पुराने साथी हैं उनमें से 2-4 लोग जो है वो लीड कर रहे हों और उन लोगों की भी जाहिर है कि उनको पता है कि जी वोट बैंक जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म का है, तो जाहिर है कि उनको अपनी लॉयल्टी जो है वफादारी दिखानी पड़ेगी इधर और इनको भी कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये एक तरह की ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि पहले मरहले के ऊपर कम से कम पीटीआई और उसको रहना चाहिए। पाकिस्तान में थर्ड फोर्स की जरूरत है ना, कि उसमें ये ना हो जो हम लोगों ने कहते थे कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून में एक तक़सीम है, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो वो ऑल्टरनेट रहना चाहिए और उसमें जो मुतनाज़ा शख्सियात है जिन पे केसेस हैं जाहिर है कि कानून अपना कोर्स ले। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि एक माइनस होगा तो कोई प्लस भी होगा, मैं आपको मेरा जो वो है असेसमेंट है कि प्लस कोई नहीं होने जा रहा, प्लस कोई नहीं होने जा रहा, जो माइनस हो गया वो माइनस ही रहेगा, ये आप याद रखिएगा। अब उसमें आप जिस जिसके नाम चाहें फिट कर लें, जो माइनस हो गया वो माइनस ही रहेगा। मैं सना की तरफ जाती हूँ। सना साहिबा, जेल जाने से पहले बड़ी मफामती बातें तो चेयरमैन पीटीआई कर रहे थे, मतलब उस वक्त तो जो है वो कह रहे थे मिल बैठना चाहिए सबको, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। क्या आप समझती हैं लेकिन उनकी जो फितरत है वो मतलब जो बातें वो कर रहे हैं उसके बरअक्स हैं, वो बैक सीट ले सकते हैं ताकि पार्टी को जो है वो बचाया जा सके, मतलब वो बाय चॉइस माइनस हो सकते हैं कि अच्छा आई लीड फ्रॉम द बैकग्राउंड? देखिए, इस मुल्क में भुट्टो साहब को फांसी दी गई, ठीक है, आपके नवाज शरीफ साहब को हाईजैकिंग केस में अंदर किया गया, सजाए मौत उनको सुनाई गई, वो फिर कैसे चले गए जी जद्दा? कैसे सजाए मौत नहीं थी, सजाए मौत नहीं थी, उम्र कैद थी। क्या हमारे कानून में ये उम्र कैद थी? मैं ये करूं उम्र कैद थी जी, चले लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। तो आप मुझे बता दें जी मैं समझ गई, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। तो मुझे बता दें कि उनको किसने भेजा था जद्दा, वो कौन सा कानूनी नुक्ता था जिसके ऊपर ये इत्तेफाक हुआ था कि जी आप जा सकते हैं जद्दा? तो मेरा ख्याल है कि किसी को भी माइनस करने से पहले ये हकायक जो है वो अपनी नज़रों के सामने लाने चाहिए कि इस मुल्क में लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई, हाईजैकिंग केस में अंदर हो गए, लोगों के ऊपर डिफरेंट मुकदमात बनते रहे और आपने उनको सेफ एग्जिट भी दिया, फिर मुशर्रफ साहब लेकर भी वापस आए एनआरओ के तहत, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें इसी मुल्क में हुई हैं, कोई माइनस नहीं हुआ अब तक। जिनको मार दिया या फांसी पर लटका दिया उनके अलावा, लेकिन उनकी पार्टी भी अभी तक जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जिंदा रहे, अल्लाह करे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं बड़ी पीटीआई की सियासत की तनकीद करती हूँ और मैं इस पे आई स्टैंड ऑन इट, आई स्टैंड बाय इट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो तरीकाकार वज़ा करते हैं हमारे इदारे, किसी को लाने में और किसी को ले जाने में, किसी को प्लस करने में, किसी को माइनस करने में, मुझे एतराज़ उस पर है। क्या हम ये नहीं देख सकते कि उनको आप परफॉर्म करने दें, बुरा ही सही, कम से कम आवाम डिसाइड कर ले? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी इसी पे सवाल करूंगी, जो चेयरमैन पीटीआई का फ्यूचर है, क्या आपको लग रहा है, जो आप आमिर ज़िया साहब की बात से मुत्तफिक हैं? बिकॉज जो उन्होंने एनालिसिस दी है बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ वाकई रिवॉल्विंग डोर की तरह ही है, पॉलिटिक्स जो जाता है वो वापस किसी न किसी मरले पे आता है, फिर निकल जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। क्या देख रहे हैं आप, क्या इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखें डॉक्टर मारी, यही मैं बात कर रहा हूँ कि पीटीआई चेयरमैन को ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि अगर अभी उनके ऊपर केसेस हैं और कुछ अर्से के लिए इज आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ही मस्ट रियलाइज एंड ही अपना किसी को अथॉरिटी दें कि ओके टुडे आई अपॉइंट सो एंड सो एज ए डेजिग्नेट चेयरमैन ऑफ द पीटीआई टू गो फॉर इलेक्शंस, टू फोर्स फॉर से इलेक्टेबल्स, आपने टिकट किसको देने हैं, पार्टी को फाल कैसे करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे और वहाँ से ये आप, बिकॉज व्हेन यू से एंड अनाउंस फ्रॉम देयर इन द प्रिजन, देन पीपल विल अंडरस्टैंड यस नाउ ही इज बीन डेजिग्नेटेड, आपने ये शाद कुरैशी को किया, ये जिसको भी किया, देन यू कैन टेक ऑन द रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं पार्टी को, उनको रीबिल्ड कर सकते हैं, इलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। अभी इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, आपने उसके बाद कैंडिडेट सेलेक्ट करने इलेक्टेबल सब जगह पर, उसके बाद आपने कुछ जलसे भी करने होंगे, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सेकंड साथ ये कि इस वक्त ये बहुत ही अहम बात है, जो
ईगोइस्ट हैं ये चेयरमैन पीटीआई जो है, एंड ही डजंट वांट कि मुझे करें। बताएं, नवाज शरीफ 4-5 साल से अब इंग्लैंड में बैठ के पार्टी चलाते रहे ना, पार्टी के फैसले वही करते रहे, सो बेटर डू इट, हु स्टॉप्स यू। आप अगर अपने चेयरमैन बना लेते हैं शाह महमूद कुरैशी को एक्टिंग चेयरमैन, आप उनके लेकिन शाह महमूद के हवाले से हमेशा से उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो रहे हैं, और आपको याद होगा वो जो मीटिंग भी हुई ज़मान पार्क में, वहाँ से भी शाह महमूद साहब जब बाहर निकले तो खासा गुस्से में थे, कोई मीडिया से बात भी नहीं की और चले गए, और अंदर काफ़ी तल्ख़ कलामी की भी खबरें जो हैं वो आती रही। So the answer is she appoint someone else। आप वो उमर अयूब को बना दें, आपने जिसको मर्दी बना दें, बट मेक सम रिस्पॉन्सिबल टू टेक चार्ज ऑफ द पार्टी एंड देन रन इट फर्स्ट। वो तो सना, आप क्या चाहती हैं उनकी मुश्किलों में मजीद इजाफा है? कोई एक और डायरी निकल आए, कोई एक और डायरी निकल आए वहाँ से कि मुझे जब तक नहीं बनाओगे पार्टी नहीं बचेगी। देखें, ये बेहतरीन चॉइस है, ये बेहतरीन चॉइस है। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बड़े इनसिक्योर है इमरान खान साहब, इत्तेफाक कर लें, इदारे भी और वो भी। सना ये पार्टी को तबाह करने के लिए बेहतरीन चॉइस है। सब मुल्क तो तबाह हो गया, पार्टी का भी तो मैं वही तो कह रही हूँ कि अच्छा खुद को शमला आप भेज देना उधर। चले ऑन दैट नोट जी, मुझे क्विकली कंप्लीट कीजिए, मैं फिर प्रोग्राम कंक्लूड करूं। दिस इज व्हाट इट इज कि इनको इस वक्त चाहिए नॉमिनेट करके पार्टी को फाल करें। चले, बिल्कुल चाहिए तो ये कि नॉमिनेट करके पार्टी को फाल करें, बट क्या चेयरमैन पीटीआई ये करेंगे और क्या उनकी ईगो उनको इजाजत देगी कि वो ये करें? दैट रिमेन्स टू बी सीन। सना बूटा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर ज़िया साहब आपका, और ब्रिगेड साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक।